आदाब हाज़रीन, मेरा नाम वक़ार वाहिद है। जैसा कि हम लगातार आपको नए नए मेहमानों से मिलवाते रहते हैं, इसी क्रम में आज आपको फ्रेम में शाहीन शेख साहिबा नज़र आ रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा इनका परिचय नहीं बताऊंगा, ये ख़ुद बताएंगी अपना परिचय। बहुत बहुत स्वागत है शाहीन जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और काफ़ी दिन से हम लोग सोच रहे थे कि आपसे मुलाकात किया जाए, क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे बहुत सारे आपके वीडियोस देखे थे जिसमें आप एंकरिंग करती हुई नज़र आ रही थी और भी बहुत सारे सोशल काम करते हुए नज़र आ रही थी। तो हमने सोचा था कि आपसे बातचीत किया जाएगा। फाइनली वो वक्त आ गया। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि बिना किसी भूमिका के हम लोग बातचीत बहुत इजी वे में शुरू करते हैं और आपके परिचय से बात शुरू करते हैं। तो प्लीज़ हमारे दोस्तों को अपना परिचय बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक़ार साहब आपका कि आपने इस काबिल समझा कि यहाँ तक आए, इतनी दूर का सफ़र तय कर हमसे बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। और दूसरा शुक्रिया कहना चाहती हूँ अल्लाह ताला का कि उन्होंने इस चीज़ से नवाजा कि इन चीज़ों पे बात की जा सके। और अपने बारे में अगर कहना चाहूँगी तो हाँ, ये है कि एक प्रॉपर परिचय की बात करूँ तो उसके मुतालिक मैं एक एंकर हूँ, एक न्यूज़ रीडर हूँ, एक कथक ट्रेनर हूँ, थोड़ा बहुत लिखने का शौक़ रखती हूँ। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में अगर मेरी बात की जाए कि मुझे क्या कहलाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सिर्फ अपने मम्मी पापा की वाहिद एक प्यारी सी बच्ची कहलाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। क्या बात है। अगर बहुत बढ़िया है, आप तो बहुत सारी चीज़ों में आप काम कर रही हैं। और आपकी अगर एजुकेशनल जर्नी की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, तो आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई और कहाँ तक हुई? अगर हम अपनी शुरुआती शिक्षा की बात करें तो हमने महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय जो हमारे गृह जनपद गोरखपुर में ही है, वहाँ से हमने अपना 12th कंप्लीट करा। और चूँकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी तो वहाँ से ये हुआ। और फिर उसके बाद मैंने दीनदयाल उपाध्याय, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करा। फिर प्रयागराज संगीत समिति इलाहाबाद से मैंने कथक में प्रभाकर करा। अच्छा। और फिर उसके बाद डीडीयू से ही मैंने मास कॉम करा। और उसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें जैसे टंकड़, छोटी मोटी नहीं होती अब लगती हैं, जैसे टंकड़ हो गया और बेसिक कंप्यूटर हो गया, तो इन सारी चीज़ों में भी मैंने पढ़ाई कर रखी है। अच्छा, क्या बात है। काफ़ी विभिन्न सेक्टर्स में आपकी एजुकेशन है कह सकते हैं आप। जैसा कि आपने बताया या हमने भी सोशल मीडिया फेसबुक पे देखा है या यूट्यूब पे भी आपके वीडियोस हैं कि आप बहुत सारे मंचों पे भी जाती हैं शायरी के हवाले से। तो जब हमारे साथ किसी शायर या शायरा की गुफ्तगू होती है तो हम चाहते ये हैं कि हमारे जो दोस्त हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शायरी सुनवाने की भी कोशिश की जाए, ताकि लोगों को शायरी से थोड़ा लोग रूबरू हो सकें। तो आप प्लीज़ अपने किसी शेर सुनाइए अपना कोई। एक बड़ी फेवरेट शायरी है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों तक मैं पहुंच पाई। और जब भी मेरे इंटरव्यूज़ होते हैं तो मैं ज़रूर उस बात को करती हूँ। उसके पीछे एक छोटा सा किस्सा है, अगर आप जी बिल्कुल 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 बताएं आप। तो वो कुछ किस्सा यूँ है कि एक बार एक मुशायरे का कार्यक्रम हुआ था और वहाँ हमें दावत दी गई थी एज अ गेस्ट कि आप आइएगा और प्लीज़ सुनिएगा। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम जब रास्ते में ही थे तभी हमारे पास फ़ोन आया और कहा गया कि जो फीमेल शायरा आने वाली थी वो किसी कारणवश नहीं आ रही हैं और मैम अब आप मंच पे चले जाइए और प्लीज़ मंच संभाल लीजिए। अब उस वक्त पे मेरे जहन में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, एक बहुत बड़ा मुशायरा। और उसके पहले ओपन माइक जैसे कार्यक्रमों को मैंने जज ज़रूर करा था जी। लेकिन एक होता है ना कि बहुत बड़ी चीज़ जब सडन आपके सामने आए तो आप कैसे फेस करें। लेकिन चूँकि और कोई रास्ता नहीं था सो हमें जाना पड़ा। और इत्तेफाक ये देखिए वक़ार साहब कि वहाँ मैं गई, उस मुशायरे को मैंने पढ़ा जो भी आता था उस समय तक, और पढ़ के घर वापस आ गई। अगली सुबह हमारे पास कॉल आई और मुबारकबाद दी गई। अच्छा। कि रात भर में सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे आपको देखा गया। अच्छा। मतलब जहाँ 8 लोग 10 लोगों को देखा गया वहाँ मैं 10,000 प्लस में देखी गई। अच्छा। और उसके बाद से मेरी खुद की भी हार्ट बीट बढ़ने लगी। एक चीज़ होती है ना, हालांकि जब मैं पढ़ के आई थी तो मैं बहुत नॉर्मल थी, मुझे ये था कि ठीक है हो गई चीज़ें जैसे तैसे वो निपट गई। लेकिन फिर उसके बाद मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगी, मैंने उसे देखना शुरू कर दिया, देखना। और हुआ कुछ यूँ कि कुछ ही वक्त में जो सेकंड टॉप व्यूअर थे यूट्यूब पे वो 10,000 के आसपास में थे जी। और जो मेरे पास आए थे वो 6 लाख प्लस में थे। अच्छा। और वो एक वक्त था जब मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, ऐसी वाली फीलिंग थी। और लास्ट आते आते ऐसा हुआ कि मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक करनी पड़ी। अच्छा। कि भाई अब बंद कर दो आप।
तो वो एक शायरी जो लाखों लोगों को बहुत पसंद आई, वो मैं आपके बिल्कुल भी बिल्कुल, व्यूअर्स को बहुत ज़रूर स्वागत सुनाना है। चाहूँगी कि ना इनकार करते हो ना इजहार करते हो, ना इनकार करते हो ना इजहार करते हो, ये ऐसी उल्फत वफा है जो तुम बार बार करते हो। वाह वाह। ना सुकून लेने देते हो ना चैन खोने देते हो, ना सुकून लेने देते हो ना चैन खोने देते हो, ना अपना बनाते हो ना किसी और का होने क्या देते हो। बात है, क्या बात, बहुत खूब। हमसे पूछते हो हाल दिल हमारा, हम्म। हमसे ऐ सनम हमसे पूछते हो हाल दिल हमारा, ये हम कैसे बताएं तुमसे ही दिल हारा। क्या बात। हो सके तो थोड़ा सुकून हमें भी पहुंचाओ, हो सके तो थोड़ा सुकून हमें भी पहुंचाओ, या बस हमारे हो जाओ, चले आओ वाह। अब तो चले आओ। तो ये एक शायरी बहुत जिसको लाखों लोगों ने पसंद किया और अच्छा लगता है। ये कब की बात है जो आप बता रही हैं कि जब आपने ये पढ़ा था? आई थिंक 2019 के आसपास, 2019 के आसपास की चीज़ है। क्या बात है, बहुत खूब। और जो एंकरिंग का आपका सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ? पहली बार कब आपने परफॉर्म किया एज एन एंकर मंच पे? वो भी बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है, उस बारे में अगर मैं करूँ तो चूँकि मैं रूबरू तो टीवी और ऑडियंस से बहुत छोटी थी, तब से हुई थी। 4 साल की थी तब मैंने दूरदर्शन में पहला प्रोग्राम किया, तो वो बस होता जाता है, ऐसे था। एंकरिंग का एक बार शहर में डांस कंपटीशन था बूगी वूगी, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं टॉप 4 तक गई थी, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे जॉइंटिस हो गया। अच्छा। तो मुझे वहाँ पे उसे क्विट करना पड़ा। लेकिन उस सफ़र के दौरान में जो वहाँ पे जज थे, उन लोगों को शायद ऐसा लगा कि ये बच्ची इससे ज़्यादा बोलने में अच्छी है, तो पहली दफ़ा उन लोगों ने मुझे मंच दिया उसी कार्यक्रम को जिसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही थी डांस का, कि तुम इसके फाइनल की एंकरिंग करो। एंड उस समय में मुझे याद है कि मैं 9th या 10th स्टैंडर्ड में रही होंगी, बहुत छोटी सी बच्ची। और चूँकि डांस के ज़रिए मैं बहुत बार स्टेज पे गई और मुझे स्टेज फियर नहीं था कभी भी, लेकिन जब एंकरिंग के लिए गई तो मुझे जब स्पॉटलाइट पड़ी ना, मैं आपको बताऊं उस वक्त में शरीर शिमर कर रहा था मेरे, इतना ज़्यादा मैं काँप रही थी। और ऐसा हुआ कि 5 मिनट के बाद मैं उतर के फ़ौरन नीचे आई एंड आई सेड कि मुझे बुखार आ गया, मुझे घर जाना है। और वो पहली एंकरिंग थी। मैं 5 मिनट बाद घर भाग गई, मैंने कहा पापा ले चल, मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर इसे इत्तफाकी कहा जाएगा कि जिस जगह पे मैं भाग के आई थी एंकरिंग की वजह से, कुछ वक्त बाद मुझे उसी जगह पे बेस्ट एंकर इन द सिटी के लिए ऑनर किया गया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह की भी चीज़ें हुई हैं और ऐसी एंकरिंग की शुरुआत हुई। कमाल है। लेकिन एक चीज़, हम एक बार अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू देख रहे थे, तो उसमें अमिताभ बच्चन से सवाल पूछा गया कि सर आज आप कैमरे के सामने जब जाते हैं तो आज आप बहुत बड़े स्टार हैं इंडस्ट्री के, और क्या आपको आज कैमरा फेस करने में कोई दिक्कत होती है? तो उन्होंने कहा था कि मुझे आज भी अपने डायलॉग्स बोलने में, डिलीवर करने में 1 सेकंड के लिए वो शुरू के जो 2-4 सेकेंड्स होते हैं उसमें लगता है कि क्या बोलना है, कुछ समझ में नहीं आता है। और ये हमारी भी प्रॉब्लम है कि हम भी जब मंच पे जाते हैं, चाहे वो मुशायरे का हो या और भी दूसरा कोई भी मंच है, या 4 लोगों के सामने खड़े होकर बोलना है, तो ये सवाल हम जानना चाहते हैं ऐसे आप जैसे लोगों से कि जो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या उनको भी डर लगता है? अगर मैं अपनी बात करूँ, दूसरों की तो नहीं पता, मैं अपनी बात करूँ तो नहीं, मुझे नहीं होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पे आप ये बोले कि हाँ बोल दो, हाँ ठीक है। और एक और बात बताऊँ मैं कि मैं इतना, मुझे देखने से ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत गंभीर होंगी और बहुत ज़्यादा रिजर्व रहती होंगी, क्योंकि लोग बात करने के बाद फिर ये कहते हैं कि मैम आपके बारे में गलत रहती है, ऐसे आपको देख के डर लगता था। तो लेकिन मेरे साथ में क्या है ना कि मैं हर किसी से कनेक्ट करना बहुत, अपने आप को बहुत मतलब अच्छा महसूस करती हूँ कि ऐसे रास्ते में चलते बढ़ते रिक्शे वाले हो गए या फिर कोई ऐसे मिल गया, कहीं मैं बैठी हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ इनसे भी बातचीत कर लो भाई, क्या है कैसे। तो ये एक आदत है और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन्होंने ये क्वालिटी दी है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, जब भी जहाँ पे आप इसी वे में वो कैमरा ऑन हो गया, रेड बटन देखिए और चलो शुरू हो जाओ। लेकिन शुरुआत के दिनों में ऐसा होता था, ये सही है कि शुरुआत के दिनों में जब पूरे टाइम हम लोग बात कर लेते थे, ठीक है शूट कैसे करना है, प्लान कैसे है, ये है वो है एवरीथिंग, लेकिन जैसे वो रेड बटन आता था, ऑन होता था, वैसे अंदर से हाँ बेट यार ये क्या ऐसा। बट अब ऐसा नहीं होता। चलिए कमाल है ये कि आपको ऐसा नहीं होता है। लेकिन
अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, हमारे दोस्तों को खासतौर से ये बताएं कि स्टेज फियर एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इसमें कैसे फेमिलियर हुआ जा सकता है कैमरे से और माइक से खासतौर से। हाँ, ये आपने बहुत सही बात करी कि स्टेज फियर बहुत बड़ी बात है और बहुत सारे टैलेंट को हम लोगों ने भी ऐसे देखा है कि वो नहीं आ पाते सामने सिर्फ एक इस डर की वजह से। उसका जितना मैं समझ पाती हूँ वो कनेक्टिविटी है। आप जितना लोगों से कनेक्ट होते हैं, है ना, उतनी ज़्यादा आप अंदर अपने कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। दो चीज़ होती है, एक तो आपको बहुत सारी वैरायटीज़ पता चलती है किससे किस तरीके से, किस लहजे में और किस एक कहते हैं कि पिच पे आपको आके बात करनी है, तो एक वो आपका होता है। और दूसरा एक तजुर्बा और होता है कि वो जो डर है ना कि कहाँ से शुरू करेंगे, वो भी आपकी जाती है। तो स्टेज फियर को कम करने के लिए जितना मैं समझ पाती हूँ वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हुई। तो जब आप लोगों से कनेक्ट होते 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 वो हैबिचुअल जब हो जाते हैं आप ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हाँ चलो अभी ठीक है, अब हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। चूँकि देखा जाता है, मैं बहुत सारे ऑडिशंस ले चुकी हूँ, बहुत सारे बच्चों को जज करा है, तो वहाँ भी ये चीज़ें देखने को मिलती कि टैलेंट बहुत है लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो आके खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो उसका एक कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि हम टैलेंट को जो है ना वो समेट के अपने में रखना, ये समझते हैं कि ये हमें ज़्यादा कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। हम अपना लिख रहे हैं तो अपने ही दुनिया में हैं, हम डांस कर रहे हैं अपनी दुनिया में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप ज़मीन पे आएंगे नहीं, लोगों से जुड़ेंगे नहीं, तब तक वो फियर कहीं ना कहीं आप पे रहेगा। बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जब आदमी कनेक्ट होगा तो फिर ये चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी। स्टेज पे आप देखें ना, नॉर्मली डर भी तो यही होता है, इतने लोग बैठे हुए हैं, वही एक सबसे ज़्यादा डर यही होता है, इतने लोग बैठे हुए हो और सारे के सारे मुझे ही देख रहे हैं। तो वो जो सेंटर में आप खड़े हैं वो सबसे ज़्यादा आपके डर का बाइस बनता है कि यार क्या ही बोले, कहीं कुछ ऐसा ना बोल जाए या फिर कहीं कुछ और ना ये समझ कुछ गलत ना हो जाए। तो वो ऐसे ही है जब आप बैक स्टेज ये सारी कनेक्टिविटी बना के रखें। चलिए, और देखिए फहरिस्त बहुत लंबी है, आप एक्टर भी हैं, तो आपके एक्टिंग के करियर के बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ आपने काम किया एक्टिंग का कीड़ा जो था वो बचपन से था, लेकिन वो निकला था हमारा एक एसोसिएशन था, सापरा बैनर था, एक ग्रुप था पूरा, जो हम लोग नुक्कड़ करते थे। ये कब की बात है? मैं बहुत छोटी थी उस टाइम में, तब वही मेरे ख्याल से वो भी 8th 9th स्टैंडर्ड, 9th के बाद से 9th to 12th मैंने पैक रखा था अपने आप को, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था शुरुआत में कि मैं साइंस की स्टूडेंट थी। तो आप समझ सकते हैं ना कि पढ़ाई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, लोगों का प्रेशर बहुत मुश्किल बना देता है। तो वो एक था कि नहीं हो जाए, तो ये सारी चीज़ें 9th के स्टैंडर्ड के पहले ही की थी, छोटी सी थी, तो तभी ये सारी चीज़ें थी। फिर 12th के बाद में ये हुआ कि एक चैनल में मैंने ऑडिशन करा, तो वहाँ फाइनल हो गया। तो फिर वो एक्टिंग कहीं ना कहीं वहाँ थोड़ी सी ब्रेक हुई एज अ एक्टर, फिर एंकर अंदर वाला और फिर न्यूज़ रीडर, तो ये सारी चीज़ें निकलने लगी, तो वो तभी का करा हमने। तो उसके बाद आपने एक्टिंग नहीं की? नहीं, उसके बाद नहीं करी। उसके बाद इन सारे के थ्रू निकलती गई चीज़ें, हाँ ऑफर्स बहुत आए, लेकिन फिर ऐसा कभी बना नहीं। और एक और चीज़ थी कि अपने शहर में ही रहना है, तो ये भी एक कारण था। तो क्या फ्यूचर में आप एक्टिंग की तरफ जाना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल एक्टिंग का कोई अब वैसा नहीं है। नहीं। अच्छा, न्यूज़ रीडर, आपने कहाँ न्यूज़ रीडर हैं अभी फ़िलहाल आप? अभी तो फ़िलहाल नहीं, अभी लास्ट मैंने कुछ वक्त पहले ही उसको स्विच करा है, गोरखपुर न्यूज़ में मैं थी। उसके अलावा डेन में, न्यूज़ 18 में, इन सारी जगहों पे मैंने अपना न्यूज़ इन सारे न्यूज़ के ऑफिसेज हैं गोरखपुर में? हाँ, इन सबके हैं। अच्छा। तो वहाँ पे करा था, और अभी चूँकि मैं वापस से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आई हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट लिया है, ब्रेक दिया है आपने इन सारी चीज़ों को। मास कम्युनिकेशन आपने बताया कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, क्या कोर्स है मास कम्युनिकेशन का यहाँ पे, क्या नाम है उस कोर्स का? देखिए, वो ऐसे तो बहुत सारे, उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं कि आप जर्नलिज्म के नाम से कर सकते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कर रहे हैं, वैरायटीज़ है कई। मैंने जो किया था वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए था। तो वो उस टाइम में ये नहीं था कि प्रॉपर मुझे पहले कोर्स करना था फिर काम करना था, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैंने ऑडिशन दे दिया था और सेलेक्टेड हो सेलेक्ट होने के बाद काम मेरे पास बहुत सारे थे, लेकिन एक प्रॉपर वे जो होता है, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि किस स्पीच पे आपको बात करनी है, क्या बात करनी है, तो ये सारी जो डिटेलिंग थी उसके लिए मैंने उसे करा था। तो उस टाइम में वो सारी चीज़ें हुई। अच्छा, आप तमाम चीज़ें कर रही हैं, जैसे प्रोफाइल में आपके डांसर है, पोएटेस है। चलिए यहाँ पे रुकते हैं और फिर आपके कोई शेर सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ सुनाइए, कुछ अगर याद हो रिसेंट का, अगर कुछ नहीं हो तो और अच्छा है। रिसेंट का ही आपको सुनाती हूँ कि 2 लाइनें हैं, वो बड़ी पसंद है मुझे कि तुम्हें खबर नहीं शाहीन क्या है तुम्हारे लिए,
तुम्हें खबर नहीं शाहीन क्या है तुम्हारे लिए, ये इश्क रोग नहीं दवा है। वाह क्या कहने, बहुत खूब। समाज को इस तरह के लोग समाज में बड़े कम हैं कि जो इतनी सारी चीज़ें करते हैं या दूसरों को भी इम्प्रेस करते हैं, दूसरों को भी एक नया रास्ता मिलता है। आप तमाम चीज़ें कर रही हैं, तो आपके इन सारे चीज़ों को करने की वजह से समाज को क्या फ़ायदा अब तक मिला है, या आपके थ्रू कौन कौन से लोग इन फील्ड्स में आ पाए हैं, आपसे इंस्पायर हो पाए हैं बेसिकली? इसके लिए भी मैं अगेन अल्लाह ताला का शुक्रिया कहना चाहूँगी। आपके इस जो भी ऑडियंस आपकी देख रही है उन लोग का बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। इन लोग का प्यार बहुत मिलता है और बहुत मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास ऐसे वालिदैन भी हैं कि जिनकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊँ। और समाज की अगर बात करूँ तो सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं ये पता चला कि कुछ लोग मुझे देखते हैं या सुनते हैं या मुझे फॉलो करते हैं। कुछ टाइम पहले ही मुझे बीइंग अ यूथ आइकॉन मुझे ऑनर किया गया एंड दैट टाइम आई रियलाइज़ कि शायद मैं कुछ तो कर रही हूँ। ऐसा हुआ। और जब हम लोगों ने ये शुरुआत करी थी तब मुश्किलात बहुत आती थी कि एक लड़की होने के नाते है ना कि ये नहीं करना चाहिए, ये फील्ड में नहीं जाना चाहिए, ये है वो है। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ तो बहुत सारी मेरे अपने नून में अपने घर की, अपने शहर की बहुत बच्चियाँ ऐसी मिलती हैं कि मैम आपकी वजह से हम लोग को आगे आने को मिला। वो अपने घर में बहुत बेबाकी से ये बात रखती हैं कि नहीं शाहीन मैम जैसा हमें बनना है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ऐसी एक अच्छी खासी लिस्ट है उन बच्चियों की। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अभी 2 दिन पहले आपको पता होगा कि दिल्ली में रेख्ता का प्रोग्राम चल रहा है। अपने शहर से कुछ लोग वहाँ गए हुए हैं उस प्रोग्राम में। तो मेरे पास कल एक कॉल आई उन लोगों की। तो उन्होंने कहा कि शाहीन मैम आपके यहाँ पे कुछ फैंस हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। एंड आई वाज शॉक कि वहाँ पे मेरे फैंस हैं। और जब उन्होंने बात कर, उन लोगों ने आके उनसे पूछा कि आप गोरखपुर से आए हैं? हाँ। तो उन्होंने कहा कि आपके शहर की एक शाहीन मैम है, उनको फेसबुक पे हम लोग फॉलो करते हैं, आप उनको जानते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल हम जानते हैं, हमारी बात करा दीजिए। तो जब उनसे बात हुई ना तो उन्होंने भी जब ये कहा कि हम आपको देखते हैं, आपसे बहुत सीखते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो लगता है कि हाँ समाज बिल्कुल ये बड़ी बात है। हाँ ये एक अनप्लान चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में नहीं सोचे हों। हमने कभी नहीं सोचा था। जहाँ से हम लोग आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं रही हैं। तो ये कभी सोचा हुआ नहीं था। लेकिन जब सामने से कोई कहता है कि हमें आप जैसा बनना है या हम आपसे इंस्पायर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। हाँ फीलिंग बहुत अच्छी आती है। बड़ी बात भी है, कोई आपके जैसा बनना चाहे, बेसिकली कोई क्वालिटी है तभी कोई आपके जैसा बनना चाहेगा। ये कमाल है। आप लोग की दुआएं हैं, साथ हैं कि आप लोग बड़ा बनाते हैं, वरना मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अब अल्लाह बड़े लोगों को बेसिकली ऐसा ही लगता है। तो एक चीज़ हमने देखा कि रक्तदाता सम्मान भी आपको मिला हुआ। बेसिकली रक्तदाता लोगों को देखा जाता है कि मैक्सिमम पुरुष ही होते हैं, महिलाओं को बहुत। तो आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? ये मैं आपको बताऊं कि मेरे फादर थे, उनकी तबीयत ख़राब हुई थी जी। कुछ साल पहले। तो उस वक्त में उन्हें ना ब्लड की बहुत नीड थी। लेकिन मुश्किल बहुत हुई हम लोगों को उस वक्त में ब्लड ढूंढने में, और तब तक मैं ब्लड नहीं देती थी। तो मुझे लगा उस वक्त में ये चीज़ें आई जहन में कि अगर आप दे सकते हैं तो क्यों नहीं देते। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और यकीन जानिए उस वक्त उनको कुछ भी हो सकता था। अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें ब्लड मिला एट लास्ट और वो मतलब ठीक हुए। लेकिन वो एक चीज़ मेरे जहन में थी कि ये करना है और ये बहुत ज़रूरी है। और जब हमने इस बात को रखा, अपने घर में भी रखा, तो पहला सवाल यही आया था, तुम लड़की हो, तुम नहीं दे सकती हो, तुम्हें खुद ही ज़रूरत है, बहुत सारी। लेकिन ये मिथ है। मैं आप लोग को भी ये बता दूं कि ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लड़की हैं या लड़का है, प्लीज़ अगर आप दे सकते हैं तो ब्लड दे। ब्लड देने से ना तो कोई कमज़ोर होता है, ना किसी किस्म की किसी को कोई दिक्कत होती है। देना चाहिए, देने वाली चीज़ है, प्लीज़ दीजिए, पहली रिक्वेस्ट। और दूसरी बात कहूँ तो फिर मैंने पहली दफ़ा ना चुपके से ब्लड दिया। अच्छा। क्योंकि जब मैंने पूछा तो मना हो गया था कि नहीं देना है। और मैं फ़ोन पे अपने चेक कर रही थी तो एक स्टेटस हमने देखा, तो उसमें एक लोग थे, कौन थे हमें वो भी नहीं पता। उसमें लिखा हुआ था कि इनको अर्जेंट नीड है और एक नंबर दिया था। तो हमने फ़ौरन कॉल करी और सामने से उनके बेटे थे। और आप समझिए वक़ार साहब, वो इतना रो रहे थे कि इंतहा थी। और मैंने उन्हें कहा कि आप फ़ोन रखिए, हम फ़ौरन पहुंच रहे हैं। और फिर हम वहाँ गए, हमने वहाँ ब्लड दिया। शायरी की तरफ थोड़ा सा रुख करेंगे और थोड़ा पीछे का जानेंगे बैकग्राउंड कि आपको कौन से शायर सबसे ज़्यादा पसंद है, किनको आप पढ़ती हैं? ये पता नहीं, ये बात कहनी चाहिए नहीं बिल्कुल कहिए, कहनी चाहिए। लेकिन सच बताऊँ तो अभी तक हमने किसी को इस तरीके से पढ़ा ही नहीं।
अच्छा, सिर्फ ऐसे रैंडमली हमने देखा कि हाँ ठीक है ये अच्छे लगते हैं, ये अच्छे लगते हैं, जैसे मुनव्वर अंकल अच्छे लगते हैं, जैसे फैज़ अहमद फैज़ हैं वो अच्छे लगते हैं, तो ऐसे देखा है हमने। लेकिन ऐसे आप कहिए कि बहुत मुतासिर होकर उनको पढ़ रहे हैं या फिर उनकी चीज़ों को देख रहे हैं, अभी तक ऐसा वाला तो फिलहाल शायरी के फील्ड में आप किसी से मुतासिर नहीं है, किसी के शायर से? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी अभी तक ये नहीं हुआ। और मैं और भी बड़ी बात बताऊँ, जब मैंने अपनी शायरी पढ़ी, उसके उस मुशायरे के बाद से एक और शायरी आई, उसमें बहुत बड़े शायर थे, मैं उनका खैर नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़े बड़े शायर थे, और उनके बीच में हमारा एक नाम प्रपोज किया गया था। और जब हमें बुलाया गया कि इन लोगों के साथ में पढ़ना, तो आई वॉज ओके, ठीक है, होंगे कोई मेरे जैसी, पढ़ लेते हैं। तो जब वो अच्छा खासा जब वो पूरा पैम्पलेट्स वगैरह आ गया और मार्केट में वो चीज़ें चली जी, मेरे पास फ़ोन कॉल्स आने लगे लोगों के कि मुबारकबाद हो, आप इतना बड़ा मुशायरा पढ़ने जा रही, मुबारकबाद हो इतने बड़े शायर के साथ। तो तब तक मुझे ये था ये कौन है कौन आपको नाम नहीं पता था उन लोगों का पहले से? मैंने कभी कहा कि इस तरफ इतना मैं नहीं वो हुआ था, तो फिर मैंने गूगल करा, तो फिर मुझे भी लगा ये क्या सीरियसली, फिर मुझे लगा ये बहुत बुरी बात थी। तो ऐसा भी हुआ मेरे साथ में, ये इत्तेफाक भी हुआ। एंड तब से मैं, चूँकि बहुत सारी, देखिए क्या होता है, अगर कुछ एक फील्ड होती मेरी प्रॉपर, तो मैं शायद बहुत ज़्यादा उस पर वक्त दे सकती थी, चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो समझ सकती थी, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा फील्ड है एंड सब तरफ कुछ ना कुछ है, तो ये एक कारण है कि थोड़ा सा रुका। अच्छा, नए लोग हमारे जितने साथ जुड़े होंगे, हमको बाद में सुनेंगे, सुनते रहेंगे जब तक वीडियो रहेगा, तो नए लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, एक शायरा के तौर पे, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे, न्यूज़ रीडर के तौर पे, कि इन सब फील्ड्स की तरफ अगर कोई आना चाहता है तो कैसे आ सकता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है? देखिए, स्ट्रगल की बात करें वकार साहब, तो आज से शायद 10 साल पहले जाइए तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि तब ये सोशल प्लेटफॉर्म नहीं थे। और मुझे लगता है कि आज के टाइम में अगर आपके पास टैलेंट है तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिला है जहाँ स्ट्रगल का एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिस्सा कम हो चुका है। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि अगर आप में टैलेंट है और आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं, तो पहले तो किसी भी चीज़ के बारे में प्रॉपर आप जानकारी लीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए। आज से कुछ वक्त पहले जब मैं जानती हूँ कि फादर वगैरह का हम लोग के टाइम था, तब इतनी इंडस्ट्री भी नहीं थी, है ना। उस वक्त में कुछ चुनिंदा चीज़ें थी, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसी चीज़ें थी। आज के वक्त में इंडस्ट्री भी बहुत है, इंस्टीट्यूशन भी बहुत है, काम भी बहुत है। आज आपको सेलेक्ट करना है कि आपके अंदर क्या चीज़ें वो हुनर हैं जिसको आप निकाल सकते हैं। और मेरा मानना है कि अल्लाह ताला हर किसी में कुछ ना कुछ खूबी ज़रूर देता है। वक्त रहते उस खूबी को पहले पहचानिए, उस फील्ड को पूरा का पूरा आप कहीं ना कहीं उसे छानिए, और फिर देखिए कि आप वहाँ पे बेटर है नहीं है, वहाँ एडजस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहा है, और उसके बाद वहाँ आगे कदम बढ़ाइए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, और बहुत दफ़ा क्या हमें लगता है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम हमारे शौक़ को अपनी खूबी और ये समझ लेते हैं कि यही टैलेंट है। ये दो अलग चीज़ें हैं, ह्यूज डिफरेंस है इन दोनों में कि आपका शौक़ क्या है और आपकी क्वालिटी क्या है। तो पहले तो आप बैठ के इत्मीनान से इस चीज़ को ही फाइंड कीजिए। मेरा मन कर रहा है कि मुझे डांस करना है, ठीक है, लेकिन यही टैलेंट है, ये पहले जानना ज़रूरी है। और आज का युवा ये जानने में थोड़ा वक्त ले रहा है, लेकिन बस यही कहूँगी कि प्लीज़ पहले उस चीज़ को समझिए और उसके बाद अपने फील्ड में आइए। और आप जिस भी फील्ड में जाते हैं उस फील्ड में या फिर अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिएगा, जो सबसे ज़रूरी आज के दौर में है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आज के युवा खासतौर से ऐसा नहीं लगता है कि बड़ी जल्दी में हैं, जहाँ भी जिस भी फील्ड में काम शुरू करते हैं उनको ऐसा लगता है कि तुरंत हम अगर शायरी में हैं तो ख़ासतौर से मुनव्वर राना बन जाएं, राहत इंदौरी, उनको एक उम्र गुजारने के बाद वहाँ तक पहुँचे। लेकिन युवा बहुत जल्दी में है, इनको मतलब टाइम नहीं देना है, न बाहर सीखनी है न कुछ और करना है, बस पहुँचना है वहाँ तक। तो उसका कारण एक ये मुझे जितना मैं समझ पाती हूँ वो है वन क्लिक नॉलेज। आज हम लोग जिस दुनिया में हैं, ये जो आभासी दुनिया एक हमारे इर्द गिर्द है ना, उसका ये सबसे बड़ा कारण युवाओं के बेसब्रीपन का है। आपको पता है आज एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ें इतनी आम है कि एक 15-16 साल का बच्चा, उसे पता है कि वो डिप्रेस है। बिल्कुल। हाउ इज़ इट पॉसिबल? अगर आप डिप्रेस हैं तो आपको कैसे पता है भाई? आज से ना 15-20 साल पहले जाइए, पापा 2 थप्पड़ लगाते थे, डिप्रेशन भाग खत्म हो जाता था। बिल्कुल। खास तौर पे आप सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगी कि जब भी आप ना किसी कंटेंट को देखते हैं तो प्लीज़ उस कंटेंट पे ज़रा जोर दीजिए। मैंने देखा है कि मतलब बिना मतलब के कंटेंट आ गए हैं मार्केट में।
और उसके व्यूज़ इतने ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल। और उस व्यूज़ की वजह से ना जो अच्छे कंटेंट बनाने वाले हैं उनको लगता है कि हम भी ऐसे ही कुछ कर लें, क्योंकि एंड ऑफ द डे हर किसी को पॉपुलैरिटी ही चाहिए। तो वो उसके पीछे एक अच्छी चीज़ छूट जाती है और एक बुरी चीज़ कहीं ना कहीं हम युवाओं को देते जा रहे हैं, और ये युवाओं के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ कम से कम इस चीज़ को तय करें, एक पैमाना बनाएं, है ना, कि क्या चीज़ें सही होनी चाहिए, क्या चीज़ें गलत होनी चाहिए। ऐसे कुछ भी हम नहीं ले सकते। और एक और चीज़ है, ये जो मॉडर्निटी है जिसका फ़र्क हम नहीं समझ पा रहे हैं, उसे भी प्लीज़ आप समझें, है ना। मॉडर्निटी और बेहयाई दो अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल, जिसका फ़र्क शायद आज हम भूल रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी पूरी तरीके से लोग भूले, लेकिन भूल ज़रूर रहे। हम बेहयाई को मॉडर्निटी में कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर चुके हैं कि नहीं वे आर मॉडर्न। ऐसा नहीं होता है, ये मॉडर्निटी नहीं है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम भारतीय हैं, हमारी अपनी संस्कृति है ना। तो हमें उस कल्चर को भी कहीं ना कहीं लेके ही आगे बढ़ना है ना। अपने बेस को छोड़ के अगर आप कहीं और स्विच कर जाते हो तो वहाँ के तो आप होने से रहे और यहाँ के आप हो। अच्छा, यहाँ एक चीज़ देखी जाती है कि लोग वेस्टर्न माइंडसेट को नहीं अडॉप्ट कर पाते हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत ज़्यादा बुरी है। मैंने भी वही देखा है कि शॉर्ट्स पहनना है वो ठीक है, लेकिन हमें हायर एजुकेशन नहीं, वो उसमें हम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? हम किसी चीज़ को इनोवेट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हम नहीं जा रहे। तो ये एग्जैक्टली आपने सही कहा कि हम ना उनके कल्चर को ले रहे हैं लेकिन माइंडसेट नहीं ले रहे हैं, तो वो बहुत बुरी। और ये अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो लोग सडनली सक्सेस चाहते हैं, हमको जहाँ तक लगता है ना कि सडन सक्सेस जब इंसान को मिलती है तो उतना ही जल्दी आदमी फिर ऊपर से नीचे भी आता है। जिस तरह के अगर किसी दूसरे तरह के कंटेंट लोग बना रहे हैं वो ज़्यादा चल रहे हैं, तो उस तरह के कंटेंट बनाने वालों को कभी याद भी नहीं रखा जाता है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं किसी भी फील्ड में तो निश्चित रूप से अच्छा करेंगे तो आपको याद किया जाएगा। चलिए, इस शो के आखिर में अगर आप कोई संदेश देना चाहें अपने तरफ से, चलते चलते हमारे दोस्तों से कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। देखिए, एक युवा होने के नाते मैं सबसे पहले युवाओं से गुजारिश करती हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं प्लीज़ उसको करने के पहले एक बार ये ज़रूर सोचें कि जो भी हम सपने देख रहे हैं उन सपने में हमारे अपने ज़रूर शामिल हों। बिना अपनों के कोई भी सपना आप देख भी लेंगे, यकीनन वो मुकम्मल हो भी जाएगा, लेकिन एक जो सुकून होता है कल्बी, वो आप खो देंगे। इस बात का ख्याल रखें। और जो भी बड़े हैं उनको मैं एक चीज़ और नोट करूं कि मैंने बड़ों को भी देखा है, वो उनको अपने बच्चों के साथ या इस जनरेशन के साथ मैच करने में वो भी इस होड़ में इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं कि ये सही गलत का फ़र्क वो भी भूल जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और एक और चीज़ मैंने देखा है कि ये जो हम लोग के साथ के जो युवा हैं जो अभी पेरेंट्स बन रहे हैं, नए नए पेरेंट्स जो बन रहे हैं, ये हाथ जोड़ के आपसे भी रिक्वेस्ट है, याद रखें आप कि छोटे छोटे बच्चों को आप मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, वो उनको कार्टून्स के तौर पर आप दे रहे हैं। आपको लगता है कि वो कार्टून्स देख रहे हैं, लेकिन 1-2 साल के बाद आपको पता भी नहीं है कि वो उस फ़ोन के साथ में क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य आप पूरी तरह से ख़राब कर रहे हैं। इस चीज़ का ख्याल रखिए। और समाज में हमेशा आप ऐसा मत सोचिए कि आप अगर ब्लड देते हैं तो आपने समाज को कुछ दिया, आप अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो आपने समाज को कुछ दिया। नहीं, आप एक अच्छे इंसान बनते हैं ना तो भी समाज को आप बहुत कुछ देते हैं। समाज को देने के लिए सिर्फ ज़रूरी इतना है कि आप एक अच्छा इंसान बने और एक अच्छी परवरिश अपने बच्चों की करें, और जिन्होंने आपकी परवरिश करी है उनको एक क्रेडिट दिलाएं कि हाँ वाकई में उन्होंने आपकी परवरिश इतने अच्छे से की है। इस भाग दौड़ बड़ी जो ज़िंदगी है, जो कॉम्पिटिटिव लाइफ हो चली है ना, उसमें कहीं ना कहीं फुर्सत के पल निकाल के पहले सोच लीजिए कि वाकई में आप जा किस तरफ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि वही रास्ता सही है तो फिर आप देखें आपके पहले भी बहुत गए हैं। कुछ वक्त पहले की बात बताऊँ, जैसे आज मैं यहाँ बैठूँ, आपने कहा ना कि जो बहुत तेज़ी से जाते हैं बहुत तेज़ी से गिरते हैं। आज के दौर में मैं बैठी हूँ और आज मेरी फेवरेट जो मूवी की बात करेंगे तो मुग़ल आज़म मेरी है। अच्छा, वो मुझे बड़ी मुतासिर करती है, बड़ी पसंद मूवी है। आज वाली वैसी है, आती और जाती है। तो इन चीज़ों में मत पड़िए। और पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है कि आप अपनी जगह सही है। ये होता है कि मेरा बच्चा किसी और को दोस्त बनाए, इससे अच्छा मुझे दोस्त बनाए, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए कि आपका बच्चा और आपके दरमियान दोस्ती से पहले ना कुदरत ने आपको रिश्ता माँ बाप और बच्चे का भी दिया है। उस बैलेंस को मत भूलिए आप, क्योंकि वो बैलेंस ही है जो उसे आगे सक्सेस दिलाएगा। तो समाज के युवाओं से ही क्या बल्कि बड़ों से भी ये विनती है कि आप भी इस चीज़ को समझिए कि आप पेरेंट्स हैं और आप समझिए कि आप बच्चे हैं और कल को आप पेरेंट्स बनेंगे। एक पूरा सा चक्र है जो मुझे मतलब कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन सही है कि एक
अंधेरी दुनिया की तरफ भाग रहा है, वो उससे बच जाइए। आप जिस चीज़ को चाहते हैं ना वो सही है तो उस पर मेहनत करिए, आगे बढ़िए। और जो चीज़ समय लेके आप चल रहे हैं ना उस पर जब आप चलेंगे तो आप पीछे ज़रूर शायद 1-2 स्टेप आए लेकिन नीचे नहीं गिरेंगे बिल्कुल, क्योंकि आपने हर स्टेप को चढ़ा है। बिल्कुल। और जब वो ऐसे वाला लिफ्ट लेके जाएंगे ना तो जिस भी जगह पे लिफ्ट की मशीन ख़राब हुई वो धड़ाम से आपको नीचे ही लाएगी, क्योंकि बीच का ब्रेक तो होता ही नहीं है। तो बस यही समाज के युवाओं से भी कहना है कि देश आपका है, इस देश के लिए सोचिए, अपने लिए सोचिए, अपनों के लिए सोचिए और हर उस काम को करने में लग जाइए जिससे आप कामयाब हों और ये देश आगे बढ़ सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया, और हमारे दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लगातार हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। अभी आप शाहीन शेख साहिबा को सुन रहे थे जो गोरखपुर में रहती हैं, और अगर आपने पूरा इंटरव्यू देखा है तो आपको पूरा अंदाज़ा हो गया होगा कि किन किन चीज़ों में बहुत खासी पकड़ रखती हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे, और आपको भी नए एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ फिर हम लोग दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।